हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागर्थ एकेडमी के चैनल पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हालांकि ये कोर्स सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इकोनॉमिक्स की, तो यूट्यूब की बजाय ऐप पे ज़्यादा आपको एक्सेस रहेगी क्लासेस की। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास है ये। और इस क्लास में हम पहले तो कल वाली क्लास के बारे में बात करेंगे कि कल कैसे हुए थे। कल हमने ये पढ़ा था कि बजट है। बजट को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि बजट किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है। राजकोषीय नीति में किस प्रकार के तीन खजाने होते हैं, उन तीन खजानों में बजट का क्या स्थान आता है, बजट आगे कैसे कैसे प्रोसेस करता है। और उसमें भी कुछ डिटेल्स आगे बच गई थी। कल हमने जो पढ़ा था उसको समरी के रूप में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सरकार के पास सार्वजनिक वित्त, चैप्टर का नाम है सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस एंड बजटरी सिस्टम, बजटीय प्रक्रिया। अब इसमें सरकार के पास राजकोष जो होता है उसमें तीन खजाने होते हैं: संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, और आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। उन तीनों में ये आपको बता दिया, लोक लेखा जस्ट लाइक बैंक के लिए जिस प्रकार सरकार काम करती है, सरकार का कोई खास योगदान नहीं होता इस प्रोसेस में, फिर भी जिस प्रकार से गवर्न करने में सरकार योगदान देती है उसमें लोक लेखा को माना जाता है। आकस्मिक निधि जो कोविड जैसी आपदाओं के लिए सरकार एक विशेष फंड रखती है उसको आकस्मिक निधि कहते हैं। राष्ट्रपति मोदी के सहयोग से वित्त सचिव की अध्यक्षता में ये रखा जाता है। वित्त सचिव की नज़र में ये फंड रखा जाता है। सरकार परमिशन लेती है पर खर्च करने के बाद। संचित निधि ही सब कुछ है ऑलमोस्ट। ये मानो सारी इकोनॉमिक्स जो इंडिया की पढ़ रहे हैं वो संचित निधि के बारे में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की जो भी बात होती है वो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड। इससे जो पैसा निकलता है उसको बजटीय प्रक्रिया कहा जाता है। और जो बजटीय प्रक्रिया हम प्रोसेस पढ़ते हैं वो संचित निधि से रिलेटेड होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था अनुच्छेदों के बारे में कि इस प्रक्रिया के लिए संविधान में कुछ प्रक्रिया का पालन किया जाता है, कुछ आर्टिकल्स को फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 109 है वो धन विधेयक जो मनी बिल होता है उसकी विशेष प्रक्रिया के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 110 में मनी बिल क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि मनी बिल का प्रोसेस क्या होता है। ये तो इसमें हो गया। मनी बिल क्या होना चाहिए वो 110 में बताया गया है। 111 में राष्ट्रपति मोदी की सहमति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति मोदी को मनी बिल पर कैसे सहमति देनी चाहिए, अन्य विधेयकों वित्त विधेयकों पर कैसे सहमति देनी चाहिए। आर्टिकल 112 में व्यय के प्रकार बताए गए। वे कितने प्रकार के होते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट का रियल नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, वो आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। इसका दूसरा पार्ट 1 होता है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। उसका सेकंड पार्ट है उसमें व्यय के प्रकार, जिस प्रकार के खर्चे होते हैं दो खर्चे होते हैं। भारित खर्चे हो गए, दूसरे किए जाने वाले खर्चे हो गए। भारित खर्चों में राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, न्यायाधीशों के वेतन पेंशन होते हैं। उन चीजों के बारे में तो भारित वेतन हो गए। जो खर्च किए जाने वाले वेतन हो गए वो दूसरे प्रकार के खर्चे हो गए। सरकार की योजनाओं में किस प्रकार के खर्चे होते हैं। आर्टिकल 113 के बारे में ये बताया जाता है अनुदान की मांगे, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अनुदान की मांगे है। खर्चों के प्रकार बताने के बाद किस प्रकार की मांगे पेश की जाती है वो अनुदान की मांगे की जाती है। इसके बाद आर्टिकल 114 का प्रोसेस है। मांगे करने के बाद एक बिल पेश किया जाता है वोटिंग के लिए, जिसको विनियोग विधेयक कह देते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में हम जान रहे थे। ये तो हो गया कल की क्लास। उसके बाद की प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे लेखा अनुदान क्या होता है। अगर ये बजट नहीं हो सरकार के पास तब सरकार क्या करती है। सरकार के पास कार्यकाल कम बचा हो, जैसे मान लो चुनावी साल होता है उसमें कम समय बचता है। कम समय इस प्रकार बचता है कि हमारे पास जनरली ये होता है कि मई में इलेक्शन होते हैं, जो 2019 के 24 के मई में इलेक्शन होते हैं, और बजट पेश किया जाता है फरवरी में, 1 फरवरी को, और वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है 31 मार्च को। अब 31 मार्च को बजट का वर्ष खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो अप्रैल और मई में सरकार पैसे कैसे उनका जुगाड़ करेगी, कैसे व्यवस्था बैठाएगी। उसके लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उनको दो तरीके से शामिल किया जाता है, आंतरिक बजट, अंतरिम बजट सॉरी, और लेखानुदान। उन दोनों के बारे में बात करते हैं आज की क्लास। लेखानुदान और अंतरिम बजट के साथ साथ कुछ और प्रोसेस भी होते हैं, प्रत्यानुदान, अधिक अनुदान, अपवादानुदान, अतिरिक्त अनुदान, बहुत सारे अनुदान होते हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद ये हो गया कि बजट में सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। बजट की तिथियों में कुछ बदलाव किए गए हैं कि पहले बजट 28 फरवरी या फरवरी को अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था, अभी ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बजट पहले कब पेश किया जाता था, अभी कब पेश किया जाता है। उसके बाद ये हो गया कि रेल बजट पहले अलग होता था, 2017-18 के बजट में ये परिवर्तन किए गए थे। उससे पहले रेल बजट अलग होता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले व्यय के जो टाइप्स होते थे
सरकार जब खर्चा करती थी उसको योजनागत और गैर योजनागत दो भागों में विभाजित करती थी। जैसे ये पेंशन हो गया, वेतन हो गया, उनको गैर योजनागत माना जाता था, जिनको सरकार ऐसे मानती थी कि इनसे पूंजीगत स्रोतों के जनरेट नहीं होते, इनसे एक खास अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको गैर योजनागत व्यय माना जाता था। अब उनका नाम बदल दिया गया। सरकार ने ऐसी मिसाल पेश की है कि ऐसे नाम नहीं होना चाहिए, राजस्व और पूंजीगत व्यय का नाम होना चाहिए। ऐसे खर्चों को राजस्व, और जो इकोनॉमी जनरेट करते हो, पूंजीगत परिसंपत्तियां जनरेट करते हो, संपत्ति जनरेट करते हो, उनको पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। संक्षेप में बात यह है कि क्लास को 1 मिनट देखने का कोई फायदा नहीं होता, उसके बजाय आप क्लिक करने का, ठीक है, आपकी शौक है, पर क्लास देखो तो प्रॉपर देखो, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। 20 मिनट का किसी का भी वीडियो देखो, 10 15 20 मिनट 1 घंटे, तो प्रॉपर क्लास लेने का ट्राई करें कि उस क्लास का कितना बेनिफिट होता है। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो आपको देखना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे जो शायद आपको कंफ्यूज करते हो। बात हो गई, इन पे बात हमने कर ही ली थी। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 114 तक तो बात कर चुके हैं अपन कि आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक होता है। अब आती है आर्टिकल 115 और 16 की, लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, इससे पहले की एक थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। अभी जो जैसा कि आपको बताया कि सरकार का बजट पेश किया जाता है, दो चीज़ों में बतानी है आपको, अंतरिम बजट और लेखानुदान। सरकार का बजट अभी पेश किया जाता है 28 फरवरी को। संक्षेप में ये बताऊं कि अभी लेखानुदान की जरूरत नहीं पड़ती है, पर पहले पॉपुलर था तो कैसे जरूरत पड़ती थी, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, सरकार के लिए हर साल क्यों रिलीज किया जाता था, सरकार के खर्चे किस प्रकार कम पड़ जाते थे, तो प्रत्येक वर्ष लेखानुदान पेश किया जाता था, जो कि अभी अस्तित्व में नहीं होता। इसका कारण बताता हूँ आगे, डेट में तो और बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। अभी बजट पेश किया जाता है आपको 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और बजटीय प्रक्रिया को पालन करने के लिए सरकार ने एक लिमिट सेट की है 2017-18 से, कि पूरा बजट सिस्टम जो 6 चरणों की बजटीय प्रक्रिया है उसको 60 डेज में कंप्लीट करना है आपको, 60 दिन, 60 डेज, 2 महीने। तो 1 फरवरी से आप जोड़ोगे तो 60 दिन कितने हो गए, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, तो आपका 1 अप्रैल को पैसा तैयार है कि भाई खर्चो भाई। अब जिसको जितना खर्चना है सर, आपका जो बजट डिपार्टमेंट को जितना मिला है 1 अप्रैल से आपको बजट मिल जाएगा। आपको बार बार ये बताया जाता है कि सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च, ये गिनने की मशीन 31 मार्च तक। अब ये होगा कि पिछला बजट कब तक चलता है, पिछला बजट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए और 31 मार्च को खत्म हो गया। जैसे कि हम मान लें 2025-26 का जो बजट आया है, उससे पहले 2024-25 का बजट आया था। 2024-25 का बजट खत्म कब हुआ था, 31 मार्च को इसकी पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था कि भाई हाँ, अब इसके बाद आप बजट का पैसा इसमें से खर्च नहीं कर सकते। मार्च रस पहले कॉन्सेप्ट आता था, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिटी में आप पढ़ोगे तो 31 मार्च को आपको ये हो गया कि आपका बजट खत्म हो गया, अब उसके बाद खर्च नहीं कर सकते। पर सरकार ने बोल दिया कोई बात नहीं, हमें होशियार, हमने कर लिया 1 अप्रैल को अपना नया बजट का जुगाड़, हमारे पास आएगा नया पैसा। अब नया पैसा सरकार 1 अप्रैल से होती है, 31 मार्च को 12 बजे समाप्त होता है, 1 अप्रैल की नाइट में 1 बजे 12 बजे मोदी जी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है नए बजट की। तो अब इस प्रोसेस में आपको किसी नए बजट या नई चीज़ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जब तक चुनावी साल नहीं आएगा, अंतरिम बजट नहीं आएगा, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस प्रक्रिया में आप ये जानो कि लेखानुदान फिर किसका काम आता था। उसमें जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि लेखानुदान की टाइम पीरियड क्या होता था। जनरली ये होता था, ये 45 डेज के लिए होता था। कितने दिनों के खर्चों के लिए, 45 दिन के खर्चे के लिए होता था, 45 डेज। अब इससे पहले जानने के लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि पहले बजट कब पेश किया जाता था। फाइनेंशियल ईयर वर्षों से यही रहा है, ये आपको माइंड में रखना है कि ये नहीं बदला है, सिर्फ डे बदला है। पहले बजट पेश किया जाता था 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, फरवरी का अंतिम दिवस को, ठीक है। और उसके बाद
बजट की प्रक्रिया को पालन करने के लिए, बजट की प्रक्रिया जितनी चलती थी उसको फॉलो करने का जो डेज थे वो थे 75 डेज, कि भाई बजट को पेश करना, बजट की प्रस्तुतिकरण, बजट की आम बेस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, उसके बाद विनियोग बिल, वित्त विधेयक, राष्ट्रपति की सहमति, इस प्रोसेस में पूरे 75 डेज लगते थे। अब आप इससे जोड़ लो, 28 फरवरी को हटा दो, मार्च, अप्रैल और 15 मई, 15 मई को आपको बजट की प्रक्रिया खत्म होती थी, तो आपको लगभग 16 मई से आपके बजट अवेलेबल होता था। अब मैंने पहले आपको यह बताया था कि सरकार पिछला बजट कब तक खर्च कर सकती है, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक बजट खर्च कर सकती है, 31 मार्च तक बजट खर्च कर सकती है। अब 31 मार्च के बाद सरकार क्या करती, उसके लिए 31 मार्च के लेके 15 मई तक, 31 मार्च से लेके 15 मई तक सरकार क्या करती, कितने हो गए, 45 दिन। उस 45 दिन के लिए लेखा अनुदान पेश किया जाता था। सिंपल बात यह हो गई कि लेखा अनुदान पिछले सालों में जब 2017-18 में ये प्रक्रिया थी, उससे पहले लेखा अनुदान की हमेशा जरूरत पड़ती थी और लेखा अनुदान पेश किया जाता 45 दिनों के लिए। इसमें क्या क्या होता था वो तो आगे बात करेंगे। तो आपको ये तो समझ आ गया। अभी 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, 60 दिन का प्रोसेस हो रहा है, 1 अप्रैल को बजट अपने काम में आने शुरू हो जाता है। तो इसको देखते हुए 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो बजट प्रोसेस चल रहा है उसमें लगभग 1 अप्रैल को अपने पास बजट मिल जाता है। हमको लेखा अनुदान की आवश्यकता नहीं है। पहले आवश्यकता पड़ती थी, 28 फरवरी को पेश किया जाता, 75 दिन लगते, 15 मई तक बजट अवेलेबल होता और उस 15 मई की तक आपको 45 दिन के लिए लेखा अनुदान की जरूरत पड़ती थी। यह है लेखा अनुदान का कॉन्सेप्ट। अब आपको ये बता दिया कि लेखा अनुदान की जरूरत नहीं पड़ती। लेखा अनुदान में जनरली क्या होता था कि क्या क्या चीजें हैं वो लेखा अनुदान में शामिल होती थी। लेखानुदान में सामान्यतः पॉलिसियां शामिल नहीं होती, नीतिगत प्रावधान नहीं होते। नीतिगत प्रावधान क्या होते हैं? नीतिगत प्रावधान का मतलब ये हो गया, आपको ये टर्म्स आ सकती है। कुछ लोगों को ये लगता हो कि मैं फैक्ट्स रट के अब आरपीएससी के एग्जाम पास कर दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। अब आरपीएससी के जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट में जाने लगी है, आप पीएसआई और आरएस प्री का तो भूल ही जाओ। बोलने को बोल सकते हो कि आरएस प्री इजी हो गया, पर ये मान के चलो कि आरएस प्री को पास करना ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट पे जाने जैसा हो गया है। आप फैक्ट्स के दम पे नहीं कर सकते। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर सीधी स्टेटमेंट आए लेखा अनुदान में क्या होते थे, वित्तीय प्रावधान या नीतिगत प्रावधान या दोनों, तो इसमें सिर्फ वित्तीय 45 दिन के लिए सिर्फ पैसा चाहिए था सरकार को कि भाई 45 दिन तक हमें कोई टैक्स लगाना है, ना कोई टैक्स कम करना है, ना कोई पॉलिसी बनानी है, ना किसी का वेतन बढ़ाना है, ना घटाना है। हमको सिर्फ 45 दिन का मनी चाहिए, हम आपको डबल करके देंगे 45 दिन के बाद। ऐसा सरकार पैसा लेने के लिए बोलती थी। तो 45 दिन के लिए होता था, ठीक है। इसमें नीतिगत प्रावधान नहीं होते थे, इसमें सिर्फ वित्तीय प्रावधान होते थे। इसके बाद हम अंतरिम बजट पढ़ेंगे। और हाँ, इसका भी ये ध्यान रखना है, लेखा अनुदान का संविधान में प्रॉपर वर्णन किया गया है। लेखा अनुदान संविधान का भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिम बजट। अब अंतरिम बजट और लेखा अनुदान में फर्क समझना है आपको। कैसे लेखा अनुदान अंतरिम बजट को अलग करता है, अंतरिम बजट की प्रक्रिया लेखा अनुदान से कैसे अलग होती है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ये परंपरा पर आधारित है, विदेशों से परंपरा ग्रहण की गई है पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से। और देशों में जब इलेक्शन होते हैं तब इलेक्शन प्रोसेस में इसको सामान्यतः शामिल किया जाता है। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको इलेक्शन ईयर में इसको अंतरिम बजट को शामिल करो, पर सामान्य तौर पर परंपरा ये रही है कि 1970 के आसपास ये अंतरिम बजट लगभग 1970 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। और अब अंतरिम बजट पहली बार भारत में तो शायद मोरारा जी की सरकार ने पेश किया था। एग्जैक्ट फैक्ट मालूम नहीं, पर शायद मोरारा जी की सरकार ने, मोरारा जी देसाई की सरकार ने पेश किया था। अंतरिम बजट का सिंपल सा है, संविधान में नहीं है। ये कितने दिन के लिए होता है? ये होता है 60 डेज के लिए, संविधान में नहीं है। संविधान की प्रक्रिया में इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। 2 फैक्ट हो गए। तीसरी हो गई कि आपको क्यों जरूरत पड़ती है। जरूरत ये हो गई, आपको बता दी कि 31 मार्च को पिछले साल का बजट समाप्त हो गया। अभी इस साल से काउंट कर लो कि मान लो इस साल चुनाव होते हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, 31 मार्च को बजट खत्म हो चुका है।
और चुनाव हुए मई में, तो इन 2 महीनों के लिए पैसा जुटाने के लिए 60 डेज के लिए आपको पैसा होने के लिए आपको प्रॉपर बजटीय प्रक्रिया पालन करनी होती। सिंपल बात यह है कि ये प्रॉपर बजट है, इसमें बस डेज का या टाइम का बस फर्क है, उसके अलावा बजट के साथ इसका कोई अलग फर्क नहीं है। ये 2 बार भी पेश किया जा सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, 3 बार भी पेश किया जा सकता है। सरकार के पास अंतरिम बजट को लेकर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार चुनावी साल में ही पेश करो। तो 31 मार्च से 1 मई के खर्चों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं? इसमें वित्तीय और नीतिगत दोनों प्रावधान होते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल कहते होता है, ठीक है। अब इसके है कि कुछ अनुच्छेद के तहत भी इसमें आर्टिकल 113 और 114 की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया ये प्रॉपर बजट है, बस इसका उल्लेख नहीं है, बाकी प्रक्रिया बजट की पूरी फॉलो की जाती है। इसमें ये होता है, इसमें वित्तीय और नीतिगत दोनों प्रावधान होते हैं। जैसा कि लेखा अनुदान में वित्तीय प्रावधान थे, वित्तीय एवं नीतिगत। वित्तीय मतलब ये ऐसा हो गया इसमें पैसा भी चाहिए होता है, और नीतिगत ऐसा हो गया कि इसमें टैक्सेशन ऐड किया जा सकता है, टैक्स को कम किया जा सकता है, ये वाली चीजें भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो ये हो गया आपका अंतरिम बजट। अंतरिम बजट के बारे में इसके लिए कोई आगे फैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। अब आप कुछ चीजें ये पढ़ते हो कि आपने पॉलिटी में बहुत सारी टर्म्स ये होती है कि अनुदान बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और ये सच में कंफ्यूजिंग होती है। 2 चीजें हमेशा पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में कंफ्यूजन होती है, ये एक तो अनुदान होगी, एक होगी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिट्स होती है, रिट याचिकाएं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अनुदानों में भी कंफ्यूजन होता है, और शायद आपको ये हो जाए कि इसके बाद आपको अनुदानों में कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। अपवादानुदान क्या होता है? अभी 2022 में, शायद 2022 का जो G20 हुआ था, G20 2022 में हुआ था, सरकार ने इसके लिए फंड 2022 में हुआ, 24 में हुआ, पता नहीं 2024 में हुआ था क्या, इसके लिए फंड को 2021 रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था कि G20 के लिए कुछ फंड, ऐसा फंड जो उस विशेष साल के लिए तो नहीं हो, पर आगे आने वाली किसी सेवा के लिए अपवाद के रूप में, कि भाई हाँ ये फंड हमको जरूरत है, एक अपवाद के रूप में, ऐसे फंड को अपवाद अनुदान बोला जाता है। जो आगामी किसी नई सेवा के लिए सर्जित किया गया हो, ऐसी सेवाएं स्पेसिफिक तौर पे अभी सामने नहीं आई हो, पर सरकार सामान्य तौर पर ऐसा अपवाद के रूप में ऐसा करती है। मतलब आगामी आने वाली सेवाओं के लिए जो फंड जारी किया जाता है, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, G20 के एग्जाम्पल से, कि या कोई भी आगामी खेल हो, स्पोर्ट्स के गेम हो, उसके लिए भी अपवादानुदान किया जा सकता है। कि ओलंपिक होने वाले हो 5 साल बाद, उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अपवादानुदान हो सकता है। दूसरा हो गया अधिक अनुदान। अधिक अनुदान ऐसा होता है कि सरकार ने मान लो किसी सेवा के लिए 100 करोड़ का व्यय निर्धारित किया हो, 100 करोड़ रुपीज का निर्धारित किया हो, फंड निर्धारित किया हो, अब वो फंड 120 करोड़ खर्च हो गए हो, तो इस खर्च 120 करोड़ मान लेना, इस खर्च हुए प्रोसेस के बाद जब सरकार परमिशन लेती है कि भाई साहब हमसे तो गलती हो गई, हमने तो ज़्यादा फंड खर्च कर दिया, उस ज़्यादा हुए फंड, खर्च हुए फंड के लिए जब संसद से अनुमति लेती है, तो उसको अधिक अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी पूरी बजटीय प्रक्रिया पालन की जाती है। अनुदानों में ये ध्यान रखना है कि इनमें बजटीय प्रक्रिया पूरी तरीके से पालन की जाती है। जस्ट ये ऑलमोस्ट छोटे मोटे बजट के टाइप्स होते हैं, अनुदान की मांगों से अलग करते हुए इनको जो होते हैं उन अनुदान की मांगों से अलग करते हुए कुछ विशेष अनुदान की मांगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें अधिक अनुदान ये हो गया, पैसा इतना था उससे ज्यादा खर्च हो गया, खर्च होने के बाद परमिशन लेती है, क्योंकि आगे जब अतिरिक्त पढ़ोगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये ध्यान रखना है। अपवादानुदान है वो उस साल के लिए नहीं होते, अधिक अनुदान उसी साल के लिए होते हैं, वैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। प्रत्यानुदान वोट ऑफ क्रेडिट, ये होता है सरकार के लिए, क्या कहता है ना, गवर्नमेंट प्रेस, ये इसको बोलते हैं आपातकालीन प्रेस। ये ऐसा है कि ये सरकार को खुली छूट देता है, आप सरकार कितना ही पैसा खर्च करते हैं, इसमें कोई बेरोक टोक सरकार खर्चा करती है, किसी भी सेवा में किधर से किधर का पैसा कर देती है सरकार। तो इसको ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला और सबसे विवादित अनुदान यही माना जाता है कि इसमें सरकार किसी भी तरीके से पैसा खर्च करे, कैसे भी खर्च करे, परमिशन लेनी होती है, पर परमिशन में भी उनका दायरा ये होता है कि मंत्रालयों के पास ज्यादा पावर होती है, अनुदान की मांगे पेश करवाने में सरकार को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती।
क्योंकि सत्ता पक्ष लोकसभा पे हावी होता है और उन मांगों को मनवाने के लिए सरकार को खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये वोट ऑफ क्रेडिट होता है, वोट ऑफ क्रेडिट, प्रत्यानुदान। ये हो सकता है कि सरकार की किसी भी सेवा के लिए अगर आप सरकार वे कर रही है तो उसके लिए सहमति लेने के लिए, संसद की सहमति लेने के लिए इस वे को काम में लिया जाता है। वोट ऑफ क्रेडिट है इसको, सीधा सिंपल नाम। अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक से ये याद रखो, अनुपूरक से ये याद रखो कि आप सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो, जब आपके लिए प्रॉपर कॉपी दी गई है, अनुपूरक कॉपी बोलते हैं उसको, जब आपको प्रॉपर एग्जाम में कॉपी दी जाती है, बुकलेट दी जाती है, वो खत्म हो जाए तो आप अनुपूरक या सप्लीमेंट्री लेते हो। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है। जब आपके लिए खर्चा तो तय किया गया 100 करोड़, पर आपको जरूरत पड़ रही है 120 करोड़ की, तो ये अनुपूरक अनुदान उसी से रिलेटेड है कि खर्चा जिस तरीके का तय किया गया था उससे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अनुपूरक अनुदान हो गया। अनुपूरक अनुदान में हमेशा ये रहता है कि सरकार ये दिखाती है कि हमको, हमने जो टेक्निकल मिस्टेक की है वे के बारे में, वो शायद हमको अब जरूरत है कि उस फंड को वापस रिन्यू करने के लिए हमें उसको एक्स्ट्रा फंड चाहिए। हमने उसको किसी योजना के लिए हमने लैंड का प्राइस जो तय किया था वो कम है, कम तय कर दिया था, वहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, योजनाओं में जनता को पैसा या जो टेक्निकल सिस्टम था उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जो भी किसी भी तरीके की सरकार की मांगे होती हैं, उनके रीजंस होते हैं, वो अनुपूरक या सप्लीमेंट्री के भाई हमें कम बढ़ रहा है पैसा, बात खत्म। अतिरिक्त अनुदान ऐसा होता है, सरकार अतिरिक्त अनुदान होती है न्यूज सर्विस के लिए और उसी साल के लिए न्यूज सेवा के लिए सरकार ये ऐसा बोलती है कि हमने बजट में ऐसी सेवा नहीं ली थी, कोई सेवा का प्लान नहीं था, और ये सेवा अब नई तरीके से सेवा में आ गई है और अब इस सेवा के लिए हमें अलग से पैसा चाहिए होगा, और उस पैसे के लिए सरकार डिमांड करती है कि हमें तो अतिरिक्त अनुदान मिलना चाहिए। किस तरीके से मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि भाई हमने सेवा तो परिकल्पित नहीं की थी, बजट में सेवा का कोई प्रावधान नहीं था। जैसे मान लो अभी सरकार मान लो कोई नरेगा को लेके कोई सर्विस जनरेट कर रही है और उसका पूरा पूरा बजट है वो सरकार तय कर देती है। बीच में ये आ गया कि नरेगा में कुछ कार्यों का डिजिटलाइजेशन करना है, ये आया कि मान लो अराउंड अक्टूबर में आया हूँ, तो सरकार अक्टूबर में अतिरिक्त अनुदान की डिमांड करेगी कि हमको इस नरेगा में जो 10,000 करोड़ दिए थे हमें 12,000 करोड़ चाहिए, 2,000 करोड़ का खर्चा इधर हो गया। वो मेट साहब की ईमानदारी को देखते हुए हमने डिजिटलाइजेशन किया है, कौन सा बिरजू मेट साहब को देखते हुए हमने ये सोचा है कि उनके परंपरा के अकॉर्डिंग नरेगा में सुधार किया जाए, तो हमको अतिरिक्त अनुदान चाहिए, तो ये होता है अतिरिक्त अनुदान। सांकेतिक अनुदान ठीक उसी प्रकार से होता है कि सेवा तो करीब परिकल्पित नहीं की गई हो, उस टाइम तो सेवा परिकल्पित नहीं की गई हो, पर ये छद्म रूप में, जैसे कि मान लो कि ऐसी सेवा हो जिसका एक आभास तो होता हो, पर सरकार सांकेतिक रूप से कुछ खर्चे जनरेट करने के लिए कि भाई प्रॉपर खर्चा तो हमें नहीं चाहिए, पर संकेत के रूप में कुछ सेवा आएगी, उसके लिए हमें कुछ खर्चा चाहिए, हम एक संकेत देते हैं कि एक नई सेवा जनरेट होने वाली, उस सेवा के लिए हमें सांकेतिक अनुदान चाहिए। तो ये अनुदानों की छोटी मोटी बात होगी, हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सांकेतिक अनुदान किस प्रकार से अलग होता है। कि भाई सांकेतिक अनुदान के लिए अतिरिक्त में तो नई सेवा हो ही गई और अनुपूरक में अपर्याप्त पाया जाता है, ठीक है। वापस अनुदानों के बारे में वापस बात कर लेते हैं, वापस अनुदानों के बाद रिवीजन कर लेते हैं। लेख अनुदानों की परंपरा की वापस बात करते हैं। लेख अनुदान 45 दिन के लिए पेश किया जाता है, 45 दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा पेश किया जाता है। सामान्य तौर पे इसमें सिर्फ वित्तीय प्रावधान होते हैं और ये इस परंपरा को अब सामान्य तौर पे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का बजट की पेश करने की तिथि 1 फरवरी होगी। फरवरी के, इसको पहले 1 फरवरी नहीं बोलते, फरवरी का पहला कार्य दिवस। मान लो 1 फरवरी को कोई ऐसा त्यौहार आ गया जिसके लिए, या ऐसा शोक दिवस आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया हो जिसमें सरकार बजट नहीं पेश कर पाई, तो 3 फरवरी को करे, 5 फरवरी को करे, पर फरवरी का पहला कार्य दिवस माना जाता है। 1 फरवरी आंसर नहीं होगा, जब भी आप एग्जाम में ये देखो तो 1 फरवरी नहीं करना है। तो लेखानुदान ऐसी चीज है जो 45 दिन के कार्य जो सरकार के खर्चों की पूर्ति के लिए जारी किया जाता है, और जब सरकार खर्चों की पूर्ति के लिए धन को अपर्याप्त पाती है तब लेखानुदान जारी किया जाता है। उसके बाद होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट होता है सामान्य तौर पर चुनावी साल में मार्च से मई तक चुनाव के समय में सरकार फंड या बजट की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, जब बजट नहीं चल रहा हो, बजट सेशन खत्म हो गया हो, तब उसके लिए आपको 60 दिन की आवश्यकताओं के लिए अंतरिम बजट पेश करती है। इसमें सारे प्रावधान बजट जैसे ही होते हैं, पर इसमें कुछ घोषणाओं के लिए मामले में सरकार को
ध्यान रखना पड़ता है, बट हालांकि सारी कुछ कर सकते हैं, अंतरिम बजट में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे अपवाद अनुदान। जब किसी उस विशेष वर्ष के लिए कोई सेवा के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आने वाले कुछ सेवाओं के लिए पैसा चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2020 से G20 का फंड रिलीज होना स्टार्ट हो गया था 3-4 साल एडवांस में, तो ये अपवाद अनुदान में आता था। अधिक अनुदान ये ऐसा हो गया कि पैसा तो कम रिलीज किया गया था और अधिक खर्च हो गया, सरकार बोलेगी हमसे तो ज्यादा खर्च हो गया, तो मतलब जितना दिया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया सरकार ने, बेड़ा गर्क। प्रत्यानुदान ये होता है कि सरकार के पास ये एब्सोल्यूट पावर होती है, वोट ऑफ क्रेडिट होता है, इसमें किसी भी सेवा के लिए कितना भी फंड सरकार बढ़ा सकती है, ऑलमोस्ट बजट की तरह काम करता है, और इवन बजट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सरकार वोट ऑफ क्रेडिट का बहुत ज्यादा मिसयूज करती है, बहुत सारी सरकारें करती आई है। सप्लीमेंट्री यही हो गया, जब फंड रिलीज किया गया था। अधिक अनुदान में तो ऐसा हो गया कि सरकार खर्च कर देती है, भले कम बढ़ रहा हो ज्यादा, वो नहीं, अनुपूरक में डिमांड करती है कि हमारे कम पड़ गई, हमको पैसा दो। सप्लीमेंट्री कॉपी, अब मैं एग्जामिनर से जिस प्रकार सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते हैं उसी प्रकार सरकार मांगती है। अतिरिक्त में ऐसा हो गया कि चलते साल में बीच में नई सेवा जनरेट हो गई हो, नई कुछ ऐसी चीजें हो गई है, वो जैसे मैंने बताया आपको, बिरजो मेट की ईमानदारी को देखते हुए नरेगा का डिजिटलाइजेशन बीच सरकार में कर दें, तो ऐसा हो सकता है कि अतिरिक्त अनुदान किसी नई सेवा चलती बजट ईयर में, चलते साल में जारी किया गया हो, तो उसको अतिरिक्त अनुदान बोला जाता है। सांकेतिक अनुदान वही हो गया कि संकेत के रूप में ऐसा हो कि हम नई सेवा जनरेट कर रहे हैं, नई सेवा के लिए हमें कुछ ज़्यादा फंड नहीं चाहिए, कुछ सेवा के लिए संकेत के रूप में हमें फंड चाहिए कि हमें ये पता चल लगता रहे कि नेक्स्ट ईयर जब भी बजट आएगा तो हम उस सेवा के बारे में काम करेंगे। कुछ इस तरीके से प्रोसेस शामिल होती है। आगे बात होती है कि बजट में अब तक क्या बदलाव हुए हैं। ये पूरी इस बजट की प्रक्रिया को पूरा बदल चुकी है सरकार। बजट की प्रक्रिया को या इकोनॉमिक्स के कुछ फॉर्मूलाज को सरकार ने, जब आप इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लास लो तब तो पता लगेगा, पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि बजट में क्या क्या बदला, कि भाई जीडीपी का फॉर्मूला कैसे बदला, वो तो आगे क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे, पर बजट में क्या बदला आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये वाला कि 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ, इसमें 2-3 तरह के परिवर्तन किया। अब एक तो हो गया 60 दिनों के भीतर, 60 डेज में आपको बजट प्रक्रिया को पालन करना होगा। बजट के कितने चरण होते हैं, बजट प्रक्रिया को 60 दिन में बजट प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अब बजट प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, यह सवाल हो गया। 6 चरण, 6 चरण, ठीक है। 6 चरण कौन से हो गए, एक तो हो गया बजट का प्रस्तुतिकरण। 6 चरणों पे बात करें तो इसमें हो गया, 6 चरणों को इधर ले आते हैं, अरे आजा रे यार। बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आगे इसमें कर लेते हैं अपन 6 चरण में। 6 चरण कौन कौन से हो गए, एक हो गया बजट का प्रस्तुतिकरण। सरकार सबसे पहले बजट को पेश करती है, प्रस्तुतिकरण कब पेश करती है, 1 फरवरी को। क्या सच में ये बजट यहां से स्टार्ट होता है, ये तो बजट की स्टार्टिंग मात्र है, इसके बाद होती है रियल बात। इसके बाद होती है बजट का प्रस्तुतिकरण के बाद होती है आम बेस, शायद में उस, हाँ ठीक है। इसके बाद आती है आम बेस, जब मंत्री आपस में ऐसे जवाब देते रहते हैं कि भाई हम बेस कर रहे हैं, विपक्ष के सदस्य ये बोलते हैं क्या बजट पेश किया आपने, सरकार में ऐसे होता है कि कैपेक्स कैसे कम कर दिया, चालू खाता घाटा वो इस प्रकार ही रह गया, आपने तो पहले बड़े बड़े वादे बोल दिए थे कि इस प्रकार बजट में ऐसा आ गया। तो ये आम बेस संसद में चलती है, ऐसे आम बेस थड़ी वाली नहीं, आम बेस संसद की जो आम बेस होती है वो उसको आम बेस बोलते हैं। आपकी बेस को कोई शामिल नहीं करता संसद में, हम जो बेस करते हैं वो कोई शामिल नहीं होता। इसके बाद होगी अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे नहीं 3 नंबर पर तो हो गया, सॉरी, विभागीय समितियों द्वारा जांच। विभागीय समितियां आप जब भी पॉलिटी में पढ़ोगे
तो ये सपोर्ट होगा कि भाई 24 विभागीय समितियां होती है, 24, उन समितियों में 16 लोकसभा की होती है, 8 राज्यसभा की होती है। वो अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज विभागीय समितियां बजट की कैसे जांच करती है, अपने बजट के बारे में कैसा बताती है कि हमें इतने इतने बजट चाहिए। उनमें सदस्यों की संख्या सामान्य तौर पर सरकार द्वारा तय होती है, पर 32 के अराउंड सदस्य होते हैं और 24 समितियां होती है। वो समितियां ये जांच करती है, बाकी समितियां द्वारा जांच। ठीक है। अब अनुदान की मांगे, उसके बाद 4 नंबर पे अनुदान की मांगे होगी, डिमांड्स ऑफ ग्रांट, किसके तहत पेश की जाती है? आर्टिकल 113। ठीक है। उसके बाद हो गया 5 नंबर पर विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आर्टिकल अनुच्छेद 114। ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बाद राष्ट्रपति जी महोदय की सहमति हो जाती है, महोदय या महोदया की सहमति हो जाती है, और उसके बाद बजट प्रक्रिया सरकार के पास हाजिर, बजट प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सरकार के पास बजट का खर्चा करने की अधिकृतता हो जाती है। सरकार बजट का पैसा खर्च कर सकती है, किसी भी कार्य में कर सकती है जो बजट में परिकल्पित किया गया हो। तो ये हो गया सारे बजट की प्रक्रिया के बारे में। 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी। अब 60 डे करने के बाद बजट की प्रक्रिया 60 डे कर दी गई। उसका फायदा ये हुआ कि अब आपको 31 मार्च तक बजट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 1 फरवरी से लेको, ये 1 फरवरी से लेके 60 दिन जोड़ो, 60 डेज, तो 31 मार्च पिछले साल का बजट खत्म होते ही सरकार के पास बजट आ जाता है। पहला बदलाव तो ये हुआ। दूसरा हुआ योजनागत और गैर योजनागत। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको पहले कि पहले होता था योजनागत व्यय, तो ऐसा हो गया, मान लो इसमें होता था सरकार किसी पूंजीगत परिसंपत्ति में, पूंजीगत परिसंपत्ति, पूंजीगत परिसंपत्ति क्या होती है? उदाहरण से समझो आप, ऐसी संपत्तियां जो लॉन्ग टाइम पे ये होती है कि ऐसी संपत्तियां जिसको आप एक परिसंपत्ति या प्रॉपर्टी के रूप में दिखा सकते हो, कि हार्ड प्रॉपर्टीज, या उसमें ऐसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति हो सकती है जो इकोनॉमिक को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स करती हो, जिनके खर्चे कम और उससे संपत्ति का जनरेशन ज्यादा होता है। जैसे आपने कोई सरकारी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, उसके बाद डिफेंस का आइटम खरीदा, डिफेंस का आइटम, उसके बाद आपने स्कूलों का निर्माण करवाया। गैर योजनागत व्यय ऐसा होता था जो हो गया जिनसे किसी परिसंपत्ति का जनरेशन नहीं होता था, पैसा खर्च होता है, अंधा पैसा खर्च होता है, पर वो पैसा सिर्फ इकोनॉमिक्स में आता है। सरकार के पास जनरेशन या रिसोर्स जनरेशन कुछ नहीं होता, डायरेक्ट तरीके से तो नहीं होता। वेतन, पेंशन, सब्सिडी। आगे आप जब भी पढ़ोगे, जब आप सार्वजनिक आय पढ़ोगे, सार्वजनिक व्यय पढ़ोगे, सार्वजनिक व्यय में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है। एपीएफ, जीपीएफ, एनपीएफ और अटल पेंशन योजना, अटल एपीएस, अटल पेंशन स्कीम, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे वेतन और पेंशन में आ जाएगी। नई न्यू पेंशन स्कीम क्या होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है, सब्सिडी में कौन कौन सी, पार्थसारथी सोम समिति ने क्या बोलता, कृषि पर विजय केलकर समिति ने सब्सिडी के बारे में क्या बोला था, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है। यहाँ तक इतना ही समझो कि अब इनका नाम बदल दिया गया है 2017-18 से। कब नाम कब बदला गया? 2017-18 से। इसका कर दिया गया तो योजनागत का तो हो गया पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजी जनरेट हो रही है, और इसका हो गया राजस्व व्यय। सरकार का ऐसा मानना था कि ये नाम अच्छी तरीके से दिखते हैं, खराब तरीके से दिखते हैं। कोई भी संपत्ति गैर योजनागत तो नहीं होती, प्लानिंग पूरी होती है, इससे रेवेन्यू जाता है कि राजस्व व्यय तो होता है, पर पूंजीगत परिसंपत्ति का जनरेशन नहीं होता, उसको वही नाम दिया जाए, राजस्व व्यय नाम दे दिया जाए। कोई गैर योजनागत व्यय नहीं है, हमारी पूरी प्लानिंग रहती है किसी व्यय को खर्च करने में। सरकार ने तर्क तो यही दिया था, बाकी तो फिर भी सरकार ये मानती है, राजकोषीय सुधारों के लिए भी बोला था। इसके बाद आता है आपका रेल बजट। और रेल बजट ऐसा होता था, किसी
कि रेल बजट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। किसी जमाने में रेल बजट को यूनियन बजट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। और रेल बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि या तो एक तो इनकम जनरेट करती थी, तो रेल मंत्री गृह मंत्री से ज़्यादा पावरफुल पोस्ट हो जाती थी। जैसे भी हम विवाद पढ़ते हैं कि लालू प्रसाद जी किस प्रकार रेल मंत्री बनेंगे, उनकी मीम्स वायरल होती है, नहीं मांगी तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी रील्स क्यों होती थी। और लालू जैसे पावरफुल नेताजी है, वो रेल मंत्रालयों के लिए क्यों लड़ते थे, रेल मंत्रालय की इस्तीफा देना क्यों इतने में इंपॉर्टेंट था। अभी रेल मंत्री का इस्तीफा इतनी बड़ी चीज नहीं होती जो उस जमाने में होती थी। अभी अगर अश्विनी वैष्णव जी इस्तीफा दे तो उतना बड़ा न्यूज नहीं बन पाता है जितना इसका सीधा सा बड़ा बात अलग थी कि रेलवे बजट अलग होता था। रेलवे का बजट था वो अलग होता था। कब से कब अलग चला था, तो ये 1921 से लेके 1921 से लेके 2017-18 तक रेलवे का बजट अलग चलता था। यहां पे कौन सी समिति थी, ये समिति थी एकवर्थ। एकवर्थ समिति थी। एकवर्थ समिति ने यह बोला था कि रेलवे का बजट अलग होना चाहिए, और ये आज़ादी से पहले समिति थी। इस समिति ने यह बोला कि रेलवे अपने आप में एक नया बजट या अलग बजट की भांति कार्य करना चाहिए। रेल एक अलग परिसंपत्ति है, उसका पूरा व्यवस्था अलग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम अलग होना चाहिए। तो एकवर्थ समिति ने ये इस बजट को अलग किया जाएगा। सरकार के बाद इसके बाद एक समिति बनी थी विवेक बिबेक देबरॉय कमेटी। बिबेक, इसका नाम बिबेक था, देवरॉय समिति। विवेक देबरॉय समिति। अब इस समिति ने यह बोला कि दोनों बजटों को मिला देना चाहिए, एक यूनियन बजट होना चाहिए। कोई भी रेल बजट या सेंट्रल बजट है वो अलग नहीं होना चाहिए। इसकी सिफारिश को देखते हुए 2017-18 में बजट को एक साथ कर दिया गया। और इसका ये भी था, एक तो राजकोषीय सुधार होना चाहिए, एक रेलवे घाटे में बहुत ज्यादा जा रहा था। रेल बजट के कारण ये हो गया था कि रेलवे एक अकेला सा अलग थलग पड़ गया था, उसका रेगुलेशन इतना ज्यादा कारगर नहीं हो पा रहा था। उस मंत्रालय में लोग जाना तो चाहते थे पर रिफॉर्म्स कोई लाना नहीं चाहता था, अच्छे अधिकारी जाना नहीं चाहते थे, ईमानदार छवि वाले अधिकारी जाना नहीं चाहते थे। इसका सिंपल था, रेलवे के मंत्रालय की जो बदनामियां थी वो ज्यादा हो गई थी, मंत्रालय की जो अलग बजट होने से जो दिक्कतें आ रही थी वो अलग हो गई थी। तो ये बात मान लो कि रेल बजट के 3 कारण अलग होने के लिए 2-3 कारण बोले जाते हैं। एक तो होता है राजकोषीय सुधार है भाई, दूसरा कारण ये दिया जाता है कि एक यूनियन बजट होना चाहिए, संपूर्ण भारत का एक बजट है, राज्यों के अलग अलग बजट है, तो किसी मंत्रालय का बजट अलग नहीं होना चाहिए। तीसरा यह था कि रेलवे के घाटे में रिफॉर्म्स लाने के लिए अलग अलग हो गई। तो हाँ, चौथी चीज ये अभी हो गई, सरकार का यह भी मानना था कि हम जब भी रेलवे मंत्रालय में या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में दिक्कतें क्या आती थी कि परमिशंस मिलने में बहुत सारी दिक्कतें होती। अब रेल मंत्री तो बन जाए पर परमिशंस तो मिल लेनी पड़ती ही थी। अब रेल मंत्रालय, दूसरी बात, कोई अलग परिवहन मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, उनको रेल के ऊपर से ब्रिज बनाना है तो रेल मंत्रालय परमिशन ही नहीं देता था कि नहीं बनाने देंगे, जाओ ये भारत की जो योजना है भारतमाला सागरमाला के नहीं बना, कुछ भी नहीं करना है आपको, रेल को छेड़ो ही मत। आप रेलवे संपत्ति, रेलवे पार्क होंगे, रेलवे हॉस्पिटल होंगे, आप हमसे दूर ही रहो। तो सरकार ने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको फुट ब्रिज, ओवर ब्रिज, सारे ब्रिज बनाने हैं, तो परमिशन मिलने में भी दिक्कत नहीं होगी। सामान्य समिति एक संपूर्ण समग्र ढांचे के रूप में विकास हो, देन रेल मंत्रालय को रेल बजट को साथ कर दिया गया। 3 चीजें की गई थी, कर दी गई थी। क्या क्या कर दी गई थी, एक हो गया था बजट को पेश करने की तारीख 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी कर दी गई, और 75 दिन की जगह 60 दिन बजट प्रक्रिया को पालन करने में। दूसरी चेंज ये हो गया था, योजनागत और गैर योजनागत की जगह राजस्व और पूंजीगत व्यय नाम दिया गया। तीसरा परिवर्तन कर दिया गया, रेल बजट को मिला दिया गया था। कौन सी समिति हो गई थी, विवेक देबरॉय समिति के आधार, सिफारिशों के आधार पर। उनसे अलग करने की वाली समिति कौन सी, एकवर्थ समिति अलग करने वाली समिति थी। इसके बाद अगर आपको रेल बजट में सवाल गलत हो जाए तो आप बता देना, या किसी भी बजट के प्रोसेस में आपको गलत हो जाए, समझने में दिक्कत हो, किसी को समझने में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप बिल्कुल बताएं कि इस तरीके के प्रोसेस में हमें ये वाला सवाल नहीं बन पा रहा था। आप कोई से भी पेपर उठाओ, बजट को फैक्ट के छोड़ के, फैक्ट जब भी पढ़ेंगे तब ऐसा होगा कि मुझे आपको ये लगा कि बजट आपसे पढ़ना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे कि आप बजट का डॉक्यूमेंट उठाओगे खुद पढ़ लोगे। पर अभी आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट में ऐसे हो गए कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको खूब सारा टाइम है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम है, फैक्ट बाद में पढ़ेंगे। 1 महीने कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद फैक्ट पढ़ेंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 90% सवाल सही हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का तो सब्जेक्ट्स के टीचर जाने, उन इनका तो दावा मैं कर सकता हूँ जितना मुझे लगता है।
इसमें तो मैं ये दावा कर दूंगा कि आप यूपीएससी में भी कर दोगे, पीएसआई तो कोई खास दिक्कत भी नहीं आएगी। अनुदान की मांगे हो गई, गैर योजनागत हो गया, रेल बजट हो गया। अब आगे बजट के भाग। अक्सर दिक्कत ये आती है कि हम पढ़ते हैं ये जेंडर बजट होता है, जीरो बेस्ड बजट होता है, परफॉर्मेंस या आउटकम बजट होता है। क्या होते हैं ये एक्चुअल में, इनके पीछे की थ्योरी क्या रही होगी? थ्योरी के मामले में फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। जेंडर बजटिंग की राशि क्या होती है, क्या प्रोसेस रही होगी, जेंडर बजटिंग करने की कहाँ जरूरत पड़ी? जब मंत्रालयों के बजट आ रहे हैं, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनमें अगर बजट आ रहे हैं, मंत्रालयों के बजट आ रहे हैं, अनुदान की मांगे अलग आ रही है, तो एक जेंडर बजट क्यों जरूरत पड़ी? एक अलग से बजट, ये 3-4 बजट अलग से बजट डॉक्यूमेंट क्यों पेश किए जाते हैं? तो इसको आप ध्यान रखना है। जेंडर बजट की अवधारणा कैसे शुरू हुई? पहले तो 1970 के दशक में यूएसए के एक अर्थशास्त्री थे, पीटर बाइसन। उनका यह मानना था कि जो महिलाओं के समावेशी विकास के लिए आपको जेंडर बजट एक अलग अवधारणा होनी ही चाहिए। महिलाओं को पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता। मंत्रालयों में जब बजट बनते हैं, मंत्रालयों में अनुदान की मांगे पेश की जाती है दुनिया भर में, तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि महिलाओं को रिलेटेड लेके इसकी मैं अलग से काम कर रही हो, महिला सशक्तिकरण को लेके काम किया जा रहा हो। तो भारत में इस प्रक्रिया को फॉलो किया गया, संपूर्ण दुनिया ने इस प्रक्रिया को फॉलो किया, यूएसए ने स्टार्ट किया, दुनिया ने फॉलो किया, और 1987 में भारत में पहली बार भारत में जेंडर बजटिंग को स्टार्ट कर दिया गया। अब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो 1987 में आपको कमेंट करके बताना है तो उस टाइम सरकार किसकी थी। अभी बताने का ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1987 में सरकार किसकी रही होगी, किसने पहली बार जेंडर बजटिंग जैसा एकदम इनोवेटिव तरीका प्रस्तुत किया। अभी सरकार हमेशा हर ईयर में बजट के साथ, ये बजट के भाग पढ़ रहे हैं आप लोग, तो बजट के साथ अगर जेंडर बजट पेश करती है तो जेंडर बजट दुनिया में कहाँ स्टार्ट हुआ, जेंडर बजट में कितनी राशि आवंटित की जाती है, जेंडर बजट भारत में पहली बार स्टार्ट करने के बाद अभी राशि के बाद स्टार्ट करने वाला उस टाइम का पीएम कौन था और वित्त मंत्री कौन था, ये वाला आपको पढ़ना है। ठीक है आपको? हाँ जी ठीक है। दूसरे नंबर पर जाते हैं आपको जीरो बेस्ड बजट। ये तो सबको पता होना, सब चीजें सबको पता होनी चाहिए, पर ये तो पता होनी चाहिए। अक्सर ये होता है आपको वापस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये हो गया सरकार का वार्षिक ईयर, वित्तीय ईयर हो गया, ये सरकार का फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब आप उदाहरण से समझो कि सरकार ने 1 अप्रैल से बजट स्टार्ट हुआ, सरकार ने राशि जारी की थी, मान लो 500 रुपये, 500 रुपये से मानते हैं, करती तो सरकार 35 लाख करोड़, अभी तो 42 लाख करोड़ के आसपास चला गया 500 रुपये, पर सरकार 31 मार्च तक, यहाँ तक तो इतने रुपए थे, और 31 मार्च तक सरकार खर्च कर पाई 400 रुपये। तो ये 100 रुपये बच गए, उसका क्या किया जाएगा? उसके लिए ये होता है जीरो बेस्ड बजट, कि अब ये 100 रुपये बच गए, उसको खाता क्लोज, अब नया खाता बनेगा, नई डायरी बनेगी, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो मतलब ऐसा होता है कि जीरो से बजट वापस स्टार्ट किया जाएगा, प्रक्रिया को वापस स्टार्ट किया जाएगा। 100 पैसे बचे, उनको वापस जो संचित निधि है लोक लेखा में है, वो संचित निधि में वापस पैसा चला जाएगा। संचित निधि से वापस पैसा निकालने के लिए आपको वापस प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अगली बार अगर आपके पास 100 रुपये एक्स्ट्रा बचे तो हो सकता है कि 600 का बजट बन जाए, पर उस बजट को आप काम में नहीं ले सकते कि पुराने मंत्रालय के लिए आप वापस वही पैसा पड़ा काम में ले लो। इसीलिए आपके जो मंत्रालय का बजट है, किसी मंत्रालय ने तो एक्स्ट्रा काम कर दिया होता है, किसी मंत्रालय से काम ही नहीं होता है। इसलिए मंत्री पढ़ा लिखा या एकदम आकांक्षी महत्वाकांक्षी मंत्री होना इसलिए जरूरी होता है। विधायकों के फंड खर्च नहीं होते, एमपीज के फंड खर्च नहीं होते। तो ये हो गया कि आपको 600 वाला रिलीज, आप संचित निधि से आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए ये नहीं कि आप यही पैसा काम ले लो। तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिंपल सी बात है कि जब भी नया बजट जारी किया जाता है वो नए सिरे से या जीरो से जारी किया जाता है, ना कि पुरानी प्रक्रिया को पालन कर लो या पुरानी प्रक्रिया में ही आप ऐसे जो पैसे बचे हैं उनको काम में ले लो। जीरो से बजट स्टार्ट करना, ये इसका सरकार रीजन ये देती है कि इकोनॉमिक्स में आकांक्षी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। जब भी आपके पास ऐसे पैसे पेंडिंग होने लग जाएंगे तो ना तो मंत्री काम करेंगे, ना मंत्रालय आपस में मिलकर काम करेंगे। जब भी गठबंधन की सरकारें बनेगी
तब ये पैसे खर्च ही नहीं होंगे। दूसरी बात ये होगी कि इनोवेशंस बढ़ते हैं, एक साल में नई स्कीम आई है, पुरानी स्कीमों को पुरानी रिन्यू तरीके से किया जाए, न्यू तरीके से इनोवेट किया जाए, उनका रिन्यू किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस चेक किया जाए। उसके लिए आगे आप पढ़ोगे कि परफॉर्मेंस या आउटकम बजट कैसे होता है। अगर परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है तो उस पर क्या बजट खर्च करना, तो जीरो से वापस ट्राई करना है कि हाँ हम जिस प्रकार नया बजट सेट करते हैं उसी से वापस चेक करना है कि आपको किस तरीके से पैसा खर्च करना है जीरो से। अगली बात होगी निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन, निष्पादन ये हो गया आपका निष्पादन, जैसे आपको घर से पैसा भेजा है और आपने पूरी साल पैसे को किस तरीके से खर्च किया है, ये आपका आपका भी बजट होना चाहिए कि मेरा पैसा किस तरीके से गया, कितना पैसा कोचिंग में गया है, कितना पैसा घूमने खर्चने में गया है, कितना परसेंटेज में गया है, वो बजट आउटकम या निष्पादन या परफॉर्मेंस। एक तो आउटकम क्या रहा कि 100 रुपये आपने खर्चे, फीस भरी और आप छाता लेके बैग लेके आ गए, तो ये निष्पादन नहीं हुआ बजट का, ये बुझ गया लॉस बजट में होता है कि लॉस बजट हो गया। क्या करोगे छाता से, बजट का पर्पस तो आपको था स्टडी करना, पर वो पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हो गया कि आपका आउटकम हो गया वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। या मान लो 10% 20% हो गया तो उससे कुछ नहीं, कुछ घर में परिसंपत्ति जनरेट हो गई, वो जो ही हो गया, आपको पूंजीगत संपत्ति जनरेट तो हो गई पर आपके पास ज्ञान या नॉलेज नहीं मिला। दूसरा बात है परफॉर्मेंस, कि आपको आपके लिए राशि आवंटित की गई थी 100 रुपया, आप थे लगभग 60% वाला इंसान कि भाई आपको एग्जाम में आपको 60% सक्सेस की थी, इसके बाद आप कितने 70% वाले हुए या 100% सिलेक्शन वाले हुए, ये परफॉर्मेंस चेक की जाती है। आउटकम या परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन, परफॉर्मेंस कैसी दी आपने उसका चेक किया जाएगा। अगर वापस अगले साल आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है और सरकार चाहती है कि उस परफॉर्मेंस का आकलन किया जाए, परफॉर्मेंस चेक की जाए, तो आपका बजट या तो ज़्यादा जारी किया जाएगा, जैसे नरेगा का बजट मान लो या किसी भी मंत्रालय का बजट मान लो, सरकार को ये लगता है कि ये योजना इंपॉर्टेंट है पर इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो सरकार उस योजना पे अधिक पैसे अधिक रेगुलेशन करेगी कि हाँ अगर आप एग्जाम्पल से समझो तो कोई योजना में अगर आपको सरकार को ये लगती है कि पैसा तो हमने 100 रुपये खर्च कर दिया, उस पैसे में हमने 100 का 100 रुपया अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया, तो सरकार अब अगली बार बोले कि 80 रुपया तो अधिकारियों के भरोसे योजनाओं पे होगा, 20% पैसा होगा वो डिजिटलाइजेशन पे होगा, या उनकी जो अपसेंट प्रजेंट या उनके जो टेक्निकल सर्वे है ऑनेस्टी को करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ये 20 रुपये खर्च होगा। तो सरकार परफॉर्मेंस चेक करती है उसके बाद फंड। दूसरा सरकार ये हो सकती है कि सरकार ने बोला है कि 100 रुपया खर्च किया और सरकार को लगे कि पैसा बर्बाद, तो उस पैसा बर्बाद को सरकार बोले बंद है, अगली बार आपको कुछ नहीं मिलेगा, घर लौट आओ, तो उस योजना में आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी, उस परफॉर्मेंस में आपको कोई पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार का निष्पादन बजट हो गया। तो बजट के बारे में सामान्यतः इतनी बातें थी। इस बार का बजट है उसके लिए सेपरेट क्लास हो जाएगी। आगे इसके बारे में आपको इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक आय क्या होती है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, ये प्रक्रिया आगे चलेगी। सार्वजनिक आय में पूंजीगत आय क्या होती है, राजस्व आय क्या होती है, निगम कर क्या होते हैं, आयकर क्या होते हैं, जीएसटी क्या होता है, उत्पाद कर क्या होता है, सीमा कर क्या होता है, और जो सीएसटी हो गया, सीवीडी हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता है, जीएसटी कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। सार्वजनिक वित्त बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों में एलटीसीजी एसटीसीजी बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इकोनॉमिक्स की क्लास मुझे लगता है सबसे ठीक तरीके से आपको करवाई जाएगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास की अगर समरी पढ़ा जाए तो मैं आपको 5-7 सवाल में मुझे लगा था कि अगर इस क्लास के बारे में अगर आपको ये हो सके कि सवाल भी आपको दिक्कत हो, कुछ लोगों को ये होता है कि चीज़ें सवालों से समझ आती है, तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, पहला सवाल का आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में सबको जवाब देना है। संचित निधि किस अनुच्छेद में है, संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया अंतरिम बजट कितने समय के लिए होता है, के लिए
होता। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा, ये हो गया आपको बजट डे। बजट डे सवाल ये हो गया, पहले बजट डे कब था और अब बजट डे क्या है, आपको दोनों बताना है। चौथा ये हो गया, आपको दो तीन फैक्ट में बताना, जीरो, बेस्ट बजट, जेंडर बजट और परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट भारत में कब स्टार्ट किए गए, इनके फैक्ट तो आपको पीछे जाके बताना हो तो अब तो मैं बता सकता हूँ, पर मैं बताऊंगा नहीं, आपको इन सवालों के जवाब देने किस तरीके से ये हुए कि जीरो बेस्ड भारत में कब स्टार्ट हुआ, जेंडर बजट भारत में कब स्टार्ट हुआ, परफॉर्मेंस बजट या आउटकम बजट भारत में कब स्टार्ट हुआ। और अंतिम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्लास क्लास के बारे में आपको ये बताना है कि किन टॉपिकों के बारे में आपकी क्लास होनी चाहिए, आपके किन टॉपिकों के बारे में इकोनॉमिक्स में कंफ्यूजन होते हैं, बार बार कंफ्यूजन होते हैं। सीखने को आपको जो भी मटेरियल दिया जा सकता है, जो सिखाया जा सकता है, कोशिश पर भरपूर तरीके से की जाएगी। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में परेशान करते हैं, बहुत बार क्लास लेने के बाद भी परेशान करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है। धन्यवाद।